तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र इंडियन ज्योग्राफी का क्लास नंबर 19 है और आज की क्लास में आज हम लोग अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निश्चित वाहिकाओं यानी कि चैनल्स के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। तो एक निश्चित वाहिकाओं के द्वारा यानी कि निश्चित चैनल्स के द्वारा उसके माध्यम से जो भी जल का प्रवाह होता है यानी कि फ्लो होता है उसी को ही अपवाह कहा जाता है। इंग्लिश में भी दिया हुआ है द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नॉन एज अ ड्रेनेज। तो द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नॉन और ड्रेनेज। तो एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल प्रवाह जो होता है उसी को ही हम लोग अपवाह कहते हैं। इसके अलावा बताया गया यहाँ पे कि वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है यानी कि द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। कई सारे अपवाह है, कई सारे जाल है, कई सारे चैनल्स है, कई सारे वाहिकाओं के जाल है, इसी को हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। ये देख लीजिए, एक तो मेन आपका ये चल रहा है, इसमें कई सारे चैनल आके जुड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कई सारे चैनल जो आके जुड़ जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र कहलाता है। तो वाहिकाओं के जाल को ही अपवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा बताया गया है कि अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जो अपवाह क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। पहला तो है आपका भूवैज्ञानिक समयावधि यानी कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। दूसरा है चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना यानी कि नेचर ऑफ रॉक्स एंड स्ट्रक्चर। चौथा है आपका स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी। पांचवा है बहते जल की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर। छठा है आपका ढाल यानी कि स्लोप। और सातवां है आपका बहाव की अवधि यानी कि पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लोइंग। तो पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लोइंग यानी कि बहाव की अवधि। तो ये टोटल 6 फैक्टर है जो किसी भी अपवाह तंत्र को प्रभावित करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर ऑफ रॉक्स एंड स्ट्रक्चर, टोपोग्राफी, अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर, स्लोप और आपका पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लोइंग, ये सभी आता है। आगे देख लीजिए, इन सभी का परिणाम ही आपका अपवाह तंत्र है। तो अपवाह तंत्र किसका परिणाम है, तो इन सभी छेवों का जो है वो परिणाम है अपवाह तंत्र। इन सभी के छेवों के द्वारा ही अपवाह तंत्र जो है वो निर्धारित होती है कि किसी भी क्षेत्र में अपवाह तंत्र कैसा होगा। अगर चट्टानों की प्रकृति और संरचना अलग होगा तो वहाँ पे अलग तरह का अपवाह तंत्र मिलेगा। बहाव की अवधि कैसी है, ढाल कैसा है, बहते जल की मात्रा कितनी है, तो इन सभी के आधार पे ही आपका अपवाह तंत्र डिसाइड यानी कि निर्धारित होता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, ये निश्चित वाहिकाएं किसी क्षेत्र के अतिरिक्त बहाकर ले जाती है तथा इनके अवरुद्ध होने की स्थिति में बाढ़ की समस्या भी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो निश्चित वाहिकाएं हैं ये तो अपना एक फिक्स डायरेक्शन में बह रही है, कभी कभी इसमें जो है वो जल की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो कभी ये इधर कट गया, कभी ये इधर कट गया, तो इस तरह ये बाढ़ की भी समस्या कभी कभी लाती है। तो ये निश्चित वाहिकाएं किसी क्षेत्र के अतिरिक्त बहाकर ले जाती है तथा इनके अवरुद्ध होने की स्थिति में बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो वाहिकाएं हैं ये अपना ये चैनल्स जो है वो आपका एक फिक्स मतलब रास्ते में ये चलती है, लेकिन कभी कभी ये इसमें वाटर लेवल बढ़ने से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फ्लड वगैरह का समस्या देखने को मिलता है। अगर हम लोग नदियों की बात करें यानी रिवर्स की, तो नदियाँ जो है वो पूरी 2 प्रकार की होती है। एक है आपका सदानीरा जिसको हम लोग नित्य वाहिनी नदी भी कहते हैं। तो सदावाहिनी, सदानीरा और आपका नित्य वाहिनी, ये 3 नाम एक ही है। तो सदानीरा नदियाँ होती है और एक आपका मौसमी नदियाँ होती है। सदानीरा नदियाँ किसे कहा जाता है,
यानी कि पेरेनियल रिवर किसे कहा जाता है? तो जो पूरे साल भर जिसमें जल प्रवाह होती रहती है उसको हम लोग पेरेनियल रिवर यानी कि सदानीरा नदियाँ कहते हैं, जैसे कि हिमालयी नदियाँ। इसके अलावा मौसमी नदियाँ होती है, यानी कि सीजनल रिवर्स। और सीजनल रिवर्स किसको कहा जाता है? तो जो मानसून के दौरान जिसमें वाटर होता है, मानसून के बाद उसमें वाटर का लेवल थोड़ा कम हो जाता है या फिर एकदम सूख जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो भारत में दो तरह की नदियाँ देखने को मिलती है, पूरे विश्व में भी दो तरह की नदियाँ देखने को मिलती है। एक है आपका सदानीरा या फिर सदावाहिनी या फिर नित्य वाहिनी नदियाँ, जिसको हम लोग पेरिनियल रिवर कहते हैं, जिसमें पूरे साल भर पानी रहती है। और एक आपका मौसमी नदी यानी कि सीजनल नदियाँ। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में सदानीरा नदियाँ कौन है? तो हिमालयी नदियाँ। भारत के कॉन्टेक्स्ट में मौसमी नदियाँ कौन है? तो वो आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये सभी आ जाएगी। ठीक है, आप देख लीजिए। जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि वाटर कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं? तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? तो एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। ये देख लीजिए, एक नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ पे समझिए कि आपका रांची है, यहाँ पे आपका धनबाद है, यहाँ पे बोकारो है, यहाँ पे दुमका है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे खूंटी है। इन सभी जिलों से होकर कोई नदी बह रही है, तो अब बोलेंगे कि ये जो मान लीजिए ये नदी है आपका दामोदर नदी, एग्जाम्पल के लिए ये है आपका दामोदर नदी इतना जिलों से होकर क्रॉस हुई है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि दामोदर नदी का जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि वाटर कैचमेंट एरिया रांची, खूंटी, दुमका, ये है खूंटी है, ये सभी है, बोकारो, रामगढ़ सभी हो जाएगा। मतलब कि जिन जिन जिलों से ये क्रॉस होगी सभी ज़िले इसके कैचमेंट एरिया के अंतर्गत ही शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है अपवाह द्रोणी या फिर जल संभर का। अपवाह द्रोणी यानी कि ड्रेनेज बेसिन और जल संभर यानी कि वाटर शेड। तो बताया जाता है कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी या फिर अपवाह द्रोणी कहा जाता है, जबकि छोटी छोटी नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। ठीक है ना। तो एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को, देखो पानी बह रही है तो इस क्षेत्र में पूरा वाटर मिल रहा है, इस क्षेत्र में वाटर मिल रहा है, मतलब इसके किनारे किनारे जितना भी एरिया है, जितना भी घर है या जितना भी कोई भी शहर है, पूरे शहर को क्या मिल रहा है? तो वाटर मिल रहा है इसके कारण से। तो ये वाला एरिया पूरा और ये वाला एरिया पूरा, इसका क्या कहलाएगा? अपवाह द्रोणी कहलाएगा। अगर बड़ी नदियां हैं तो यहाँ पे अपवाह द्रोणी कहलाएगा, और अगर वही छोटी नदियां हैं तो आपका जल संभर कहलाएगा। तो जल संभर छोटी नदियों के लिए है और आपका अपवाह द्रोणी बड़े बड़े नदियों के लिए है। ठीक है ना। तो बस ये याद रखिएगा इस वाले पॉइंट को। नदी द्रोणी की बात करते हैं, जैसे कि गंगा द्रोणी में कई सारी नदियाँ भी इसमें मर्ज हो जाती हैं। तो बड़ी नदियाँ जो है जहाँ पे जल, अपने देखिए बड़ी नदियाँ जो है अपवाह कर रही है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में अपना जल का, उसको बोलेंगे हम लोग नदी द्रोणी, यानी कि उसको बोलेंगे हम लोग अपवाह द्रोणी, यानी कि ड्रेनेज बेसिन। क्या? तो ड्रेनेज बेसिन। और छोटी छोटी नदियों के द्वारा किसी क्षेत्र में अपवाह किया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे जल संभर, यानी कि वाटर शेड। ठीक है। तो ड्रेनेज जो है क्या होता है, बेसिन, और वाटर शेड क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो अपवाह का प्रतिरूप देखते हैं, यानी कि ड्रेनेज का पैटर्न देखते हैं कि पानी कैसे कैसे होता है अपवाह, कि सीधा बहता है, कैसे बहता है, कैसे नहीं बहता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। अपवाह का प्रतिरूप यानी कि उसका पैटर्न कैसे होता है। पहला है आपका वृक्षाकार प्रतिरूप, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव मार्कितिक, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। तो एक है वृक्षाकार प्रतिरूप यानी कि डेंड्रेटिक पैटर्न, वृक्षाकार प्रतिरूप यानी कि डेंड्रेटिक पैटर्न। दूसरा है आपका रेडियल पैटर्न,
तीसरा है आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रेटिक पैटर्न, और चौथा है आपका जो है वो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है ना। तो इसमें जो वृक्षाकार है, वृक्षाकार में कैसे होता है, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे कि उत्तरी मैदान की सभी नदियाँ, उत्तरी मैदान की सभी नदियाँ ऐसे आ रही है, ये गंगा में नदी आ रही है, इसमें एक नदी ऐसे आके मिला, इसमें एक नदी ऐसे आके मिला, इसमें एक नदी ऐसे आके मिला, इसमें एक नदी जो है वो ऐसे आके मिला। ठीक है, ऐसे आके मिल रहा है सभी नदियाँ, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो वृक्षाकार प्रतिरूप बोलते हैं इसको, वृक्षाकार प्रतिरूप यानी कि डेंड्राइटिक पैटर्न। क्या बोलेंगे, डेंड्राइटिक पैटर्न। इसके अलावा एक होता है आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न इसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय, सॉरी सेंट्रीपिटल अलग होता है भाई, और सेंट्रीपिटल के अलावा देख लीजिए, रुकिए ज़रा सा, सेंट्रीपिटल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय। और सेंट्रीफ्यूगल मतलब होता है आपका अपकेंद्रीय। तो पहले हम लोग अपकेंद्रीय या फिर इसी को ही हम लोग अरीय पैटर्न कहते हैं, वो भी समझ लीजिए कि जब नदियाँ किसी पर्वत या पठार से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे अरीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। मान लीजिए ये कोई जैसे चट्टान है, इस चट्टान से एक नदी इधर, 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 नदी निकल रही है, एक ही चट्टान से निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग अरीय यानी कि रेडियल पैटर्न, और इसी को हम लोग बोलेंगे अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। सेंट्रीफ्यूगल नॉट सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल। तो ये समझ में आ गया, अरीय एक चट्टान से निकल के सभी दिशाओं में जा रही है। एक होता है आपका जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप यानी कि ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है वो देख लीजिए। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती है, तो मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती है तो सहायक नदियाँ उनसे समकोण पे आके मिलती है, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को हम लोग जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप यानी कि ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ये देख लीजिए आप, एक नदी ऐसे बह रही है, इसी के समानांतर एक नदी ऐसे बह रही है, इसी के समानांतर एक नदी ऐसे बह रही है, इसी के समानांतर एक नदी ऐसे बह रही है। ये नदी इससे जुड़ा है, ये नदी ऐसे जुड़ा है, ये नदी ऐसे जुड़ा है। इस नदी में कोई आकर जो है वो आपका सहायक नदी ऐसे जाकर मिल जा रही है, यहाँ पे सहायक नदी ऐसे जाकर मिल रही है, यहाँ पे सहायक नदी ऐसे जाकर मिल रही है। तो अगर एक दूसरे के समानांतर अगर कोई नदी बह रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न यानी कि जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप इसको कहते हैं, समानांतर अगर कोई नदी बह रही है तो। इसके अलावा चौथा होता है आपका अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। अभी सेंट्रीफ्यूगल और आपका रेडियल बताया गया था पिछले क्लास में, पिछले क्लास में नहीं मतलब पीछे पॉइंट में। और अभी आपके अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप यानी कि सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। मतलब कि एक नदी इधर से आ रही है, 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 और आके यहाँ पे बीच में जमा हो जा रही है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मणिपुर में लोकतक झील है, और वहीं पे क्या है कि एक नदी, सभी नदियाँ अलग अलग आकर एक यहाँ पे झील का निर्माण कर रही है। ठीक है ना। तो अगर एक चट्टान से सभी नदियाँ निकले अलग अलग दिशाओं में तो उसको बोलेंगे अरीय यानी कि आपका अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। वहीं अलग अलग दिशाओं से नदियाँ, अलग अलग धाराओं से नदियाँ आकर एक जगह जाकर मिले उसको बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे हम लोग अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप यानी कि सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देख लीजिए आकार के आधार पे अपवाह द्रोणी के प्रकार। एक तो अभी हम लोग देखिए आपका कि अपवाह प्रतिरूप कैसे कैसे होता है, यानी कि ड्रेनेज का पैटर्न कैसा होता है। अब हम लोग देखेंगे आकार के आधार पे अपवाह द्रोणी के प्रकार।
तो एक होता है आपका बृहद आकार के अपवाद द्रोणी यानी कि बड़े आकार के अपवाद द्रोणी, एक होता है आपका मध्यम आकार के अपवाद द्रोणी, और तीसरा होता है आपका लघु आकार के अपवाद द्रोणी। तो बड़े आकार के अपवाद द्रोणी, मीडियम आकार के अपवाद द्रोणी और आपके लघु आकार के अपवाद द्रोणी। जो बड़े आकार के होते हैं इनका साइज होता है लगभग 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा, और इसमें लगभग 14 को नदी द्रोणी शामिल होते हैं। बड़े बड़े नदी द्रोणी 14-15 को शामिल होंगे, तब उसको बोलते हैं बड़े आकार का अपवाद द्रोणी। मध्यम आकार का अपवाद द्रोणी जो है वो आपका 2,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर तक ये रहता है, और इसमें लगभग 44 गो रिवर बेसिन यानी कि नदी द्रोणी शामिल होते हैं, छोटे छोटे। इसके अलावा देखिएगा तो लघु आकार का अपवाद द्रोणी में इसका जो अपवाद द्रोणी होता है वो लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। तो अगर 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम तो उसको बोलेंगे लघु आकार की अपवाद द्रोणी। 2,000 वर्ग किलोमीटर से शुरू और 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में रहे तो उसको मध्यम आकार का अपवाद द्रोणी कहेंगे। वहीं 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक रहे तो उसको बोलेंगे बृहद आकार या बड़े आकार का अपवाद द्रोणी। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट आता है आपका जल विभाजक। तो जल विभाजक क्या होता है यानी कि वाटर डिवाइडेंट क्या होता है, वाटर डिवाइडेड क्या होता है वो देख लीजिए। हाई लैंड यानी कि उच्च भूमि जैसे कि प्लेट्यू, पठार और आपका पहाड़। उच्च भूमि जो कि दो नदी द्रोणियों को अलग करता है। मान लीजिए एक यहाँ पे पहाड़ ऐसे आ गया तो एक नदी द्रोणी इधर ऐसे, एक नदी द्रोणी इधर ऐसे, तो दो नदी द्रोणी में बांट दिया। यहाँ पे आपका पठार आ गया, यहाँ पे आपका पर्वत आ गया, यहाँ पे आपका जो है वो पठार हो गया, पर्वत हो गया, और पठार पर्वत ये सब आ गया। तो इससे ये आपका जो है वो ये हाईलैंड जो है वो आपका जल विभाजक यानी कि वाटर डिवाइडेड का काम करती है। कुछ एग्जांपल भी देख लीजिए जैसे कि हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, ये सभी जो है वो आपका हिमालय भी जो है वो जल विभाजक काम कर रही है, अरावली भी कर रही है, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट सभी कर रही है। यहाँ एग्जांपल में दिया भी हुआ है आपका, देख लीजिए थोड़ा सा, ये देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये सभी जल विभाजक का काम कर रही है। ऊपर में देखिए ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये जल विभाजक का काम कर रही है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला इधर पूर्वोत्तर हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है। इधर ये गंगा नदी निकल रही है, यहाँ पे ये मानसरोवर झील है तिब्बत का, इधर से आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, ठीक है, यहाँ से इंटर करती है, और इधर से ये सिंधु नदी निकल रही है, यहाँ से गंगा नदी निकल रही है, गंगा नदी भी ऐसे बह रही है, और इसमें कई सारी नदियाँ जो है वो इधर प्रादीपीय नदियाँ ये सभी देखने को मिलती हैं। फिर नीचे में देखते हैं हम लोग, ये है आपका पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट ये है, पश्चिमी घाट का जो है पर्वत है, पश्चिमी घाट वाला थोड़ा ऊंचा पर्वत है, ये भी वाटर डिवाइडेड का काम कर रही है। ऊपर में ये वाला आपका जो है वो अरावली पर्वत है, उसके नीचे आपका ये है, ये विंध्यन पर्वत है, ये नीचे में सतपुड़ा पर्वत है। तो विंध्यन पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, हिमालयी पर्वत, ये सभी जो है क्या कर रही है, तो आपका वो अपवाह क्षेत्र का निर्माण कर रही है। अपवाह क्षेत्र का निर्माण नहीं कर रही है, मतलब कि ये आपका जल विभाजक का काम कर रही है। जल विभाजक बोले तो आपका क्या, तो जल विभाजक बोले तो ये आपका मतलब कि वाटर डिवाइडेड का ये काम कर रही है, वाटर डिवाइडेड का ये काम कर रही है ये सभी पहाड़, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आकार के आधार पे अपवाद द्रोणी के प्रकार हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग जल विभाजक पढ़े, जल विभाजक का मैप देख लिया हम लोग, तो मैप से हम लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अब हम लोग अपवाद तंत्र के बारे में देखेंगे। तो अपवाद तंत्र भारत में दो तरह का है, एक है आपका हिमालयी अपवाद तंत्र और एक है आपका प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। हिमालयी अपवाद तंत्र में हम लोग मुख्य रूप से गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और घग्गर नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी, सिंधु नदी, घग्गर नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। वहीं प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के अंतर्गत हम लोग मौसमी नदियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग अपवाद तंत्र के बारे में देखेंगे।
तो आपको पता होना चाहिए अपवाह तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो भारत में 2 अपवाह तंत्र मिलते हैं बेसिकली। एक है आपका हिमालयी अपवाह तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं सदानीरा नदियाँ, और दूसरा है आपका प्रादीपीय अपवाह तंत्र जो कि आपका मौसमी नदियाँ हैं। ठीक है, तो पहला हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रादीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र मुख्य रूप से हम लोग इसमें शामिल करते हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घग्गर नदी को शामिल करते हैं। ठीक ना, घग्गर नदी को ज़्यादातर नहीं, लेकिन गंगा, सिंधु और जो है ब्रह्मपुत्र, ये तीनों मेन है हिमालयी नदियों में, ये सदानीरा नदियाँ हैं। वहीं मौसमी नदियाँ बात करें तो ये आपका प्रादीपीय नदियाँ होती हैं, इनमें बहुत सारी नदियाँ आती हैं, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ देख लीजिए हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयी पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। तो हिमालयी पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे होता है, इसके लिए आप थोड़ा सा क्लास 10th का जब NCERT पढ़िएगा ना तो बुक में दिया हुआ है थोड़ा बहुत, तो ये इसका विकास कैसे हुआ वो केवल यहाँ बताया गया है। वो ज़्यादा एग्जाम में PT के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस का पॉइंट है। ठीक है ना, तो मेंस के अगर आपको ये जानना है इसका हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास, तो उसके लिए आप NCERT का बुक पढ़िएगा क्लास 10th का, तो इसमें आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया। अब चलिए हम लोग रिवर्स ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, अगर हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं तो वो देख लीजिए। पहला है आपका इंडस ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो सिंधु नदी है, सिंधु आपका अपवाह तंत्र। दूसरा है आपका गंगा अपवाह तंत्र, यानी कि गंगा ड्रेनेज सिस्टम, गंगा अपवाह तंत्र। और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्रा अपवाह तंत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमालयन या कि हिमालयी अपवाह तंत्र में हम लोग सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र और आपका ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंडस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वो देख लीजिए आप, इसको मैपिंग के माध्यम से हम लोग पढ़ते चलेंगे, फिर लास्ट में हम लोग पूरा जितना भी नदी है सभी नदी का मैप भी हम लोग एक बार देख लेंगे लास्ट में। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालयी अपवाह तंत्र, जिसमें सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ये 3 को पढ़ेंगे। 3 को में पहला स्टार्ट कर रहे हैं इंडस ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि सिंधु अपवाह तंत्र की बात करते हैं। बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी द्रोणियों में से एक है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है सिंधु अपवाह तंत्र। इसका अगर हम लोग कुल अपवाह द्रोणी की बात करें, अपवाह द्रोणी यानी कि किस किस प्लेसेस से ये गुजरता है और जितना बड़ा ये क्षेत्र में गुजरता, मान कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे से गुजरा, तो इतना सारा क्षेत्र में गुजरा, तो ये इसका लंबाई देखिएगा तो लगभग ये 11.65 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा है। और सिंधु अपवाह तंत्र जिसका अगर कुल अपवाह द्रोणी की बात कीजिएगा तो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर इसका भारत में अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो कितना है अपवाह क्षेत्र इसका भारत में, तो वह है आपका 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। 3,21,289। सिंपल याद रखिएगा, 3,20,000 वर्ग किलोमीटर भारत में इसका अपवाह क्षेत्र है सिंधु का, और ओवरऑल इसका अपवाह क्षेत्र 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो लमसम में याद रखिए तो आप एग्जैक्ट में आप चले जाओगे। तो याद रखिएगा सिंधु जो अपवाह तंत्र है इसका अगर पूरा एरिया की बात कीजिएगा तो कितना एरिया है इसका, तो 11.5 लाख है लगभग वर्ग किलोमीटर में। और भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपका 3,20,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो ये लंबाई है 2,880 किलोमीटर, लगभग ये 2,900 किलोमीटर है। मान लीजिए 2880 यानी 20 किलोमीटर कम, ये 2,900 किलोमीटर है। तो इसको एवरेज में लमसम में याद रखिए 2,900 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है आपका 1114 तो मान लीजिए 1,113 या फिर 1,114 है, तो मान लीजिए ना 1100 इसका लंबाई है, एग्जैक्ट आप निकाल लोगे। तो सिंधु अपवाह जो तंत्र है इसका अगर टोटल अपवाह क्षेत्र की बात कीजिएगा तो वो है लगभग 11.5 लाख, जिसमें से भारत में इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, तो लगभग 3,20,000 है वर्ग किलोमीटर में, लमसम में याद कर रहे हैं। इसकी कुल लंबाई है वो है आपका 2880, लगभग 2,900 किलोमीटर। मान लीजिए कितना है 2,900 किलोमीटर।
2900 किलोमीटर, यानी कि 2880, 20 कम 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1113, 1114, लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर मान लीजिए। वर्ग किलोमीटर नहीं, मतलब किलोमीटर। 1100 किलोमीटर इसकी क्या है? भारत में लंबाई है। टोटल इसकी लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है। बस इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा उलझिएगा मत। इसका उद्गम कहाँ होता है? सिंधु उपवा तंत्र का, यानी कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो ये कैलाश श्रेणी में बोखर चू स्थान से होता है। तो कैलाश श्रेणी में होता है और ये बोखर चू स्थान से होता है। इसका लैटिट्यूड देख लीजिए, 31 डिग्री 15 मिनट उत्तरी है अक्षांश, और लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड देखिए, यानी कि देशांतर 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में क्या बताया गया वो देख लीजिए। सिंधु नदी का जो सिंधु अफवाह तंत्र है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो कैलाश श्रेणी में होता है, वो भी आपका बोखर चू स्थान से। बोखर चू स्थान से जो है वो सिंधु अफवाह तंत्र का उद्गम होता है। तिब्बत में सिंधु अफवाह तंत्र, यानी कि सिंधु नदी का तिब्बत में क्या नाम है? तो सिंगी खम्बान। तो सिंगी खम्बान इसका नाम होता है, और इसका अर्थ क्या होता है? शेरमुखी। शेरमुखी, शेर के जैसा इसका मुंह है, तो शेरमुखी। तो तिब्बत में नाम इसका क्या है? तो सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान ये इसका तिब्बत में नाम है सिंधु नदी का। सिंपल से बात, ये याद रख लीजिएगा। एक यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ये आपका यहाँ पे कैलाश श्रेणी है, ये वाला। यहाँ पे मानसरोवर झील है तिब्बत में ही। तो तिब्बत का जो कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी के जस्ट बगल में ही एक जगह है, कैलाश श्रेणी में ही, कैलाश श्रेणी की में ही जगह है बोखर चू स्थान। बोखर चू स्थान। यहाँ तो ये झील है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील में ये तो है, मानते हैं। मानसरोवर झील के पास ही जो है वो आपका कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी में एक स्थान है बोखर चू स्थान। क्या है? बोखर चू स्थान। और इसी बोखर चू स्थान से ही जो है वो आपका निकल रहा है सिंधु नदी, और ये ऐसे यहाँ से निकल रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, ऐसे ऐसे इंटर कर जा रहा है यहाँ से, ये फिर ऐसे बह के चला जा रहा है पाकिस्तान। सिंधु नदी भारत में इंटर कहाँ पे करती है? तो ये देखिए भारत के बीचों बीच से होकर क्रॉस हो रही है यहाँ से। तो भारत में ये क्रॉस करती है यहाँ पे, ये एक दर्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो चांगला दर्रा, या फिर इसी को बोलते हैं दमचौक। चांगला दर्रा से ये इंटर करती है। चांगला दर्रा के पास एक जगह है, जगह का नाम है दमचौक स्थान। क्या नाम है? दमचौक। तो ये चांगला दर्रा दमचौक से भारत में इंटर करती है। ठीक है। ये जो सिंधु नदी है इसके ऊपर में लद्दाख श्रेणी है, इसके नीचे में जास्कर श्रेणी है। ऊपर में लद्दाख श्रेणी, नीचे में जास्कर श्रेणी है, और ये निकल रही है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। यहीं पे समय है, देखिए तिब्बत का मानसरोवर झील यहीं पे है, कैलाश श्रेणी यहीं पे है। कैलाश श्रेणी में एक स्थान है बोखर चू स्थान, वहीं से सिंधु नदी निकल रही है। मानसरोवर झील के आसपास में ही ये सब जगह है, वहाँ से निकल रही है, और ये भारत में इंटर करती है चांगला दर्रा से इंटर करती है, जहाँ पे स्थान इसका क्या है? तो दमचौक स्थान से ये इंटर करती है भारत में। उसके बाद ये निकल जाती है और फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान में यहाँ पे देखिएगा तो ये है आपका अटक जो है वो एक मैदानी क्षेत्र है। अटक पहाड़ी क्षेत्र से ये मैदानी क्षेत्रों में इंटर करती है। कहाँ पे? तो अटक में। और अटक कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, इस वाला पॉइंट को भी याद रखिएगा। सिंधु नदी जो है ऊपर में आपका लद्दाख श्रेणी, नीचे में आपका जास्कर श्रेणी से ये क्रॉस हो रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए सिंधु नदी के बारे में आप समझ में आ गया है। सिंधु नदी के बारे में दिक्कत नहीं होना चाहिए सिंधु नदी के बारे में। तो एक वो फैक्ट यहाँ से हमेशा याद रखिएगा सिंधु नदी के बारे में, ये जो फैक्ट था सो वाला, तो इस फैक्ट को हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट और भी आपको थोड़ा सा बता दूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे अगर सिंधु नदी की बात की तो तिब्बत, हम लोग जानते हैं कि तिब्बत में ये मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबनाद हिमनद से निकलता है। एक हिमनद है सानो ख्याबनाद, उस हिमनद से ये निकल रहा है। ठीक है ना। और इसका मुहाना है अरब सागर। ठीक है ना। कितना है? तो अरब सागर है। और इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि आप बोलिए, देखिए बहुत सारा नाम है,
आप कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। मानसरोवर झील बोलिए, वहीं पे निकल रहा है। कैलाश श्रेणी के बोखर चू स्थान से निकल रहा है, वो भी बोल सकते हैं। तिब्बत में ही एक आपका मानसरोवर झील के पास ही एक आपका सानो ख्याबनाद हिमनद है, वहाँ से निकल रहा है। तो सब सही हो जाएगा सिंधु नदी के संदर्भ में, ठीक है ना। तो जो भी याद रहे वो याद रख लीजिएगा 3 को में। सिंधु नदी का उद्गम सानो ख्याबनाद हिमनद मानसरोवर झील के पास से, या फिर आपका कैलाश श्रेणी के आपका आपका क्या बोलते हैं इसको, बोखर चू स्थान से। कोई भी नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बाद हम लोग चलते हैं जो है वो है आपका चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी के बारे में देखिए क्या है क्या नहीं है सो, ठीक है। तो हम लोग अब थोड़ा सा चिनाब नदी के बारे में देख लेते हैं। चिनाब नदी के बारे में 2-3 लाइन याद रखिएगा कि ये जो चिनाब नदी है ये आपका लाहौल घाटी में 2 धाराओं, एक है चंद्रा और एक है भागा, तो चंद्रा और भागा के रूप में प्रवाहित होती है, जिसका उद्गम जो है वो बारालाचा दर्रा के निकट में होता है। तो चिनाब नदी 2 धाराओं के मिलने से बनती है, एक है चंद्रा और एक है भागा। तो चिनाब नदी चंद्रा और भागा 2 धाराओं के मिलने से बनती है और ये लाहौल घाटी में 2 धारा मिलती है और इसका उद्गम बताया जाता है बारालाचा दर्रा के पास में ही। हम लोग जानते हैं कि चंद्रा और जो भागा है वो मिलती है, एक प्लेस है टांडी स्थान, वो केलांग के निकट में ही टांडी स्थान है। सभी ये लाहौल घाटी की बात की जा रही है। लाहौल घाटी में ही एक टांडी स्थान है। टांडी स्थान में चंद्रा और जो भागा है वो दोनों नदियाँ, दोनों धारा आपस में मिलती है और मिलकर ये चिनाब नदी का उद्गम या निर्माण करती है। ये सभी बारालाचा दर्रा के आसपास में हो रहा है लाहौल घाटी में। चिनाब नदी की अगर हम लोग लंबाई बात कीजिएगा तो वह है आपका 1180 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1180 किलोमीटर। अगर हम लोग उसकी बात करें तो वह है आपका 2880 किलोमीटर सिंधु नदी का। भारत में इसकी लंबाई थी आपका 1113 किलोमीटर। तो आप देख लीजिए 1113 किलोमीटर है किसका, तो 1113 किलोमीटर या फिर 1114 किलोमीटर बोलिए, 13 या फिर 14 किलोमीटर है वो है सिंधु का, और चिनाब नदी का है 1180 किलोमीटर। तो अब समझ लीजिए भारत में सिंधु नदी से भी बड़ा क्षेत्र है चिनाब नदी का। याद हो गया, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, संयुक्त रूप से चंद्रा और भागा को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 धारा से मिलकर बन रही है, एक है चंद्रा और एक है भागा। तो चंद्रभागा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इसी को ही जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी और हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी से के नाम से जानते हैं। इसी नदी पे जम्मू कश्मीर में 4 गो परियोजना भी चल रहा है। कौन कौन परियोजना है देख लीजिए, एक है सलाल, एक आपका दुलहस्ती, एक आपका बगलीहार और एक आपका किसतवाड़। तो सलाल दुलहस्ती किसतवाड़ और बगलीहार, ये 4 गो परियोजना चल रहा है चिनाब नदी के ऊपर ही। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। एक चीज़ देख लीजिए, चिनाब नदी पर विश्व का सर्वोच्च ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। तो चिनाब नदी के ऊपर ही विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल यानी कि रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। पंचनद में सबसे बड़ी नदी यही है। देखो हम लोग ना पंचनद आगे जब क्लास करेंगे ना, तो आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे पंचनद में 5 गो नदियाँ हैं और उन 5 गो नदियों में से सबसे बड़ा नदी है आपका चिनाब। कौन कौन है पंचनद में वो हम लोग मैप के माध्यम से भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल चिनाब नदी के बारे में इतना ही याद रखिएगा आप। लंबाई 1180, निर्माण 2 धाराओं से चंद्रा और भागा। कहाँ पे, तो आपका लाहौल घाटी में होता है। अगर हम लोग एक लोकेशन देखें संयुक्त रूप से तो आपका बारालाचा दर्रे के पास में होते हैं। उसके भी अंदर जाके एक प्लेस देखें तो वह आपका टांडी नामक स्थान से होता है वहाँ पे। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी कहते हैं। चिनाब नदी पे 4 गो परियोजना है। चिनाब नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ये भी जानते हैं। और पंचनद जो 5 गो नदी है उसमें से सबसे बड़ा नदी कौन है, तो आपका चिनाब नदी है। तो ये हो गया आपका चिनाब नदी के बारे में पॉइंट, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए।
चिनाब नदी के बाद हम लोग चलते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी के बारे में समझिए कि रावी नदी का जो उद्गम होता है वो आपका रोहतांग के पश्चिम से होता है। तो रावी नदी का उद्गम रोहतांग के पश्चिम से होता है और ये कुल्लू जो पहाड़ियाँ हैं ना, कुल्लू कुल्लू तो कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी किसको कहते हैं? तो जो कुल्लू का जो पहाड़ी है तो वही पहाड़ी घाटी का निर्माण करते हैं, बोलते हैं कुल्लू घाटी। कहाँ जा रहे हो भाई घूमने के लिए? कुल्लू घाटी, मतलब कुल्लू पहाड़ियाँ। तो कुल्लू पहाड़ियाँ यहीं से आपका एक नदी का उद्गम होता है रोहतांग के पश्चिम में, जिसको बोलते हैं रावी नदी। रावी नदी जो है वो कहाँ पे फ्लो करती है? तो वो आपका चंबा घाटी में फ्लो करती है। कुल्लू घाटी में फ्लो करती है कि नहीं करती वो अलग बात है। कुल्लू पहाड़ियों से निर्माण हो रही है, मतलब कुल्लू घाटी से तो प्रवाह करती होगी थोड़ी बहुत। बाकी बात इसका मेन जो है प्रवाह एरिया वो है आपका चंबा घाटी। क्या है? चंबा घाटी। चंबा घाटी के बारे में बताया गया कि पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य में कुल्लू घाटी से प्रभावित होती है। चलो ठीक है, ये भी बात है, कुल्लू घाटी से भी ये प्रभावित होती है। तो दो गो श्रेणी है, मान लीजिए ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है और ये आपका धौलाधर श्रेणी। क्या है? धौलाधर श्रेणी है। ये आपका पीर पंजाल श्रेणी और ये आपका धौलाधर श्रेणी। इसके बीच से निकल रही है कौन? तो वह निकल रही है आपका, बीच से बह रही है चिनाब नदी। क्या बह रही है बीच में? मान लीजिएगा ये यहाँ बताया गया चिनाब नदी बह रही है, चिनाब नदी बह रही है। और ये जो चिनाब नदी बह रही है यहीं पे बीच में ही कहीं आपका जो है वो एक आपका घाटी है कुल्लू घाटी। इस कुल्लू घाटी से एक और नदी बह रही है, वो नदी क्या हो गया? वो देख लीजिए, वो नदी हो गया आपका ये, इसी कुल्लू घाटी से एक नदी बह रही है यहाँ पे, ऐसे ऐसे कहीं बह रही होगी ये भी। ये नदी क्या हो गया? इस नदी का नाम हो गया आपका रावी नदी। क्या हो गया नाम? रावी नदी। तो रावी नदी कुल्लू पहाड़ियों से निकल रही है और ये कुल्लू घाटी में भी फ्लो करती है और ये आपका चंबा घाटी में भी ये फ्लो करती है। तो इसके बारे में भी आप याद रख लीजिएगा, रावी नदी के बारे में। पीर पंजाल और धौलाधर के श्रेणी में स्थित है कुल्लू घाटी, वहाँ से ये प्रभावित करती है। इसके बाद ये पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिलती है। अच्छा, चिनाब नदी में ही जाके मिल जाता है कौन? तो रावी नदी। पाकिस्तान में मिलता है, चिनाब नदी में जाकर मर्ज हो जाता है चिनाब नदी, मतलब रावी नदी। ये चिनाब नदी बह रहा है, इसी में जाकर ये मान लीजिए आपका रावी नदी जाके मर्ज हो गया, मिल गया चिनाब नदी में जाकर। रावी नदी आपका कुल्लू पहाड़ियों से उद्गम होता है इसका, और ये कुल्लू घाटी में भी बहता है और ये आपका चंबा घाटी में भी बहता है, धौलाधर और आपका पीर पंजाल के मध्य में। आपका जो चिनाब नदी है वो भी आपका धौलाधर पहाड़ियों, ठीक है ना, और ये आपका जो है पीर पंजाल और धौलाधर पहाड़ियों के बीच में बहता है चिनाब नदी, और चिनाब नदी में ही जाकर मर्ज हो जाती है रावी नदी। ठीक है, सिंपल से याद रखिएगा इसको भी। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रावी नदी का होगा सेम वही चिनाब नदी का भी होगा, क्योंकि दोनों का जो है अपवाद क्षेत्र दोनों एक ही है। रावी नदी के बारे में बताया जाता है कि रावी नदी के किनारे ही है, यानी कि ऑन द बैंक, इसी के किनारे है लाहौर शहर और आपका हड़प्पा नगर, हड़प्पा गांव, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही फेमस जगह है हड़प्पा। 1921 में इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो रावी नदी के किनारे ही लाहौर भी है, रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा भी है। ठीक है ना, आगे देख लीजिए, ये पाकिस्तान में जाके जो है चिनाब नदी से मिल जाती है और सराय सिंधु पाकिस्तान में चिनाब नदी में मर्ज हो जाती है। चलो ठीक है, ये सब हटाइए। एक जगह है सराय सिंधु, तो पाकिस्तान में एक जगह है सराय सिंधु, और सराय सिंधु में ही जो है वो रावी नदी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब नदी के बारे में ज़्यादा कुछ वैसा नहीं था। चिनाब नदी के बारे में बस ये है, बताया जाता है कि चिनाब नदी जो है, रावी नदी चिनाब नदी में मिलता है, चिनाब नदी खुद जाकर सिंधु नदी में मिल जाएगा। बस ऐसे याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि जो चिनाब नदी के बाद हम लोग देखते हैं रावी नदी के बाद हम लोग बात करते हैं रावी नदी। तो रावी नदी का अगर हम लोग अगर देखें इसका लंबाई तो ज़्यादा नहीं है, ये आपका लगभग 725 है, 725 है। रावी नदी का जो है वो 725 है। ये चिनाब नदी मिलता है रावी नदी, ये सिंधु नदी में, और चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये पीर पंजाल में गहरा गौर भी बनाती है चिनाब नदी, एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। वो सब अलग हो गया। तो चिनाब नदी मिलेगी सिंधु नदी में और रावी नदी मिलेगी चिनाब नदी में। ठीक है,
सिंधु नदी चिनाब नदी का लंबाई 1180 किलोमीटर, रावी नदी का लंबाई 725 किलोमीटर, और 724 भी किसका है 724, तो वह है आपका झेलम नदी का लंबाई है। तो झेलम नदी 724 किलोमीटर, रावी नदी 725 किलोमीटर, मिलता जुलता है। और चिनाब नदी 1180 किलोमीटर, और सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर, 1113 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं ब्यास नदी के बारे में, देखते हैं ब्यास नदी क्या है। ब्यास नदी के बारे में देखिए कि ये आपका हरीके यानी कि पंजाब पर समतल में मिल जाती है। सॉरी, पहले याद रखिए कि ब्यास नदी का जो उद्गम है वो आपका ब्यास कुंड से होता है, और ये आपका रोहतांग दर्रे के नज़दीक में ही है। तो ब्यास नदी का जो उद्गम होता है वो आपका हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है, उसी रोहतांग दर्रे के समीप में ही एक ब्यास कुंड है। उसी ब्यास कुंड से जो है ब्यास नदी का उद्गम होता है। और यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई कितना है, तो ये लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई से, एग्जैक्ट 4330 मीटर, लेकिन याद रखिए 4000 की ऊंचाई से ये जो है ब्यास कुंड से ये निकल रहा है ब्यास नदी, ठीक है ना। इसके बारे में ये याद रखना है। ब्यास नदी जो है वो आपका कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। तो जो ब्यास नदी जो है वो आपका कुल्लू घाटी से फ्लो करती है, यानी कि फ्लो थ्रू कुल्लू वैली। आगे देख लीजिए, धौलाधर श्रेणी, क्या क्या लिखा हुआ, धौलाधर श्रेणी काती व लारगी में गौज का निर्माण करती है। तो ब्यास नदी जो है वो आपका धौलाधर श्रेणी में गौज का निर्माण करती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। धौलाधर श्रेणी में गौज का निर्माण करती है। ये ब्यास नदी के बारे में हो गया। ब्यास नदी के बारे में याद रख लीजिएगा कि ब्यास नदी का अगर हम लोग लंबाई देखें तो ज़्यादा नहीं है, वो आपका 470 किलोमीटर है। ये सब बुक लुसेंट बुक में भी दिया हुआ है। तो ब्यास नदी का लंबाई 470 हो गया किलोमीटर में, कितना तो 470 किलोमीटर हो गया ब्यास नदी का लंबाई। ब्यास नदी के बारे में याद रखिएगा कि ये कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर श्रेणी को पार करके ये पंजाब के मैदान में पहुंचती है। तो ये पंजाब स्थान पर ये 70 में, अच्छा ठीक है। ब्यास नदी ये इसका उद्गम कहाँ पे हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है, उसी के नज़दीक में ही एक ब्यास कुंड है जो कि 4000 मीटर ऊंचा है लगभग, और उतना ऊंचा से ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकल रही है। और ये ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलते ये धीरे धीरे ये जाता है पंजाब में इंटर करता है। और पंजाब में किस प्लेस में इंटर करता है, तो आपका हरीके नामक स्थान में ये पंजाब में पहुंचता है। और पंजाब में पहुंचने के बाद ये फिर सतलज नदी में जाकर मिल जाता है। किस में, तो सतलज नदी में जाकर मिल जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह चंद्रा प्लस भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। तो चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और रावी नदी चिनाब नदी में जाके मिलेगी, ब्यास नदी सतलज में जाकर मिलेगी, ठीक है ना। अब हम लोग सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सतलज रिवर के बारे में देखिए। सतलज नदी का बारे में देखिए कि इसका उद्गम होता है आपका तिब्बत में होता है, और वो भी मानसरोवर झील में होता है। तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील में होता है। और मानसरोवर झील में एक आपका राक्षस ताल या फिर इसी को राकस ताल भी कहा जाता है, यहाँ से होता है। एक जगह है झील में, झील मानसरोवर झील के पास ही एक आपका जगह है राक्षस ताल या फिर राकस ताल, यहीं से सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी का नाम अगर देखिए हम लोग तिब्बत में, तो तिब्बत में इसका क्या नाम है, तो तिब्बत में इसका नाम है लोंगचेन खवाब। तो सतलज नदी के बारे में याद रख लीजिएगा कि तिब्बत में एक मानसरोवर झील के निकट में ही एक आपका राकस ताल है जगह, या फिर राक्षस ताल बोला जाता है। उसी राक्षस या राकस ताल से इसका जो है सतलज नदी का उद्गम होता है। और ये जो राकस ताल जो जगह है, ये ऊंचाई कितना है इसका, लगभग 4555 मीटर है, यानी कि 4455 मीटर है। ब्यास कुंड का ऊंचाई 4330 मीटर था, लगभग उसको 4000 माने। और राकस ताल जो है जगह, इसका ऊंचाई है लगभग 4500, ठीक है ना। तिब्बत में इसको हम लोग लोंगचेन खवाब कहते हैं, लोंगचेन खवाब, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना।
इसके बाद देख लीजिए ये आपका सतलज नदी जो है वो आपका, आगे देखते हैं हम लोग। सतलज नदी जो है बताया जाता है कि एक एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि एंटीसीडेंट नदी है, यानी कि हिमालय के निर्माण के पहले बना हुआ है। ये पूर्ववर्ती नदी है सतलज नदी। भारत में ये प्रवेश करती है कहाँ पे? सतलज, ये तिब्बत में निर्माण हो रहा है ना भाई इसका। भारत में इंटर कहाँ पे करती है? तो ये आपका सिपकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, तो इसी सिपकीला दर्रा से ये भारत में इंटर करती है। तो सतलज नदी भारत में इंटर करती है सिपकीला दर्रा से। सतलज नदी का अगर हम लोग लंबाई देखें तो ये आपका लगभग 1500 किलोमीटर है, और 1500 में से लगभग 1050 किलोमीटर भारत में ये गुजरती है। तो सतलज नदी का लंबाई 1500 किलोमीटर है, जिसमें से 1050 किलोमीटर भारत में ये बहती है। सतलज नदी तिब्बत में इसका ओरिजिन हो रहा है, और ये भारत में आपका सिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से ये क्या कर इंटर करती है। इसको तिब्बत में लॉन्गचिंग ख्वाब कहा जाता है, और ये एक आपका एंटीसीडेंट रिवर यानी कि पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, आगे देख लीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में प्रवेश करने से पहले यानी कि सतलज नदी लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है, और रोपर में एक महाखंड यानी कि गौज का निर्माण करती है। तो देखो यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत से यहाँ से निकल रहा है आपका एक तरह से ये सिंधु नदी निकल रहा है, यहाँ से आपका सतलज नदी निकल रहा है। भारत में इंटर करने से पहले दोनों एक दूसरे के समानांतर बह रहा है इस तरह से। और ये लोग ये जो है पंजाब यानी कि रोपर नहीं मतलब पंजाब नहीं मतलब कि रोपर में एक महाखंड यानी कि गौज का निर्माण करती है सतलज नदी। उसके बाद हम लोग देखें सिंधु नदी भी जो है वो आपका भारत में इंटर कर रही है यहाँ पे, और ये भी आपका भारत में इंटर कर रही है। सिंधु नदी की बात करें तो भारत में इंटर कहाँ से करती है सिंधु नदी? तो सिंधु नदी जो है भारत में इंटर करती है वो आपका चांगला पास से करती है, जो कि जगह है आपका दमचौक जगह, वहाँ से। वहीं जो अगर आपका ये सतलज नदी की बात करें, सतलज नदी जो है वो आपका सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में इंटर करता है भारत में। और दोनों ये भारत में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी और सतलज नदी दोनों एक दूसरे के समानांतर बहती है, और सतलज नदी जो है वो रोपर में एक गौज यानी कि महाखंड का भी निर्माण करती है। ये आपको समझ में आ गया है। अब देख लीजिए हम लोग थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में कुछ और भी यहाँ पे मैप दिया हुआ है, वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये आपका मानसरोवर झील है, यहाँ पे एक सानो ख्याबनाद हिमनद है, वहाँ से निकल रही है। एक आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, बोखरचू स्थान बोलते हैं, वहाँ से ये निकल रही है। ये मानसरोवर झील हो गया ये वाला, ठीक है, ये मानसरोवर झील हो गया। उसके बाद ये निकल रही है, ये भारत में इंटर करती है। यहाँ पे कहाँ पे इंटर करती है? तो दमचौक नामक स्थान से इंटर करती है। इसके बाद ये बहती हुई आगे चली जाती है, और फिर ये पाकिस्तान में जाकर गिरती है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर में आपका श्योक नदी आ रही है, मिल रही है। फिर ऊपर में बह रही है आपका नुब्रा नदी, नीचे में बह रही है आपका जास्कर नदी, ये सब याद रखिएगा। उधर आपका गिलगित नदी है, फिर आपका कोनार नदी जिसको बोलते हैं वो, फिर एक आपका काबुल नदी है, एक आपका स्वात घाटी है, एक आपका अटक स्थान है जो कि मैदानी क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में अटक स्थान है, वहाँ से पर्वतों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है पाकिस्तान में सिंधु नदी। अटक नामक स्थान से, अटक से फिर आपका पर्वतीय क्षेत्र खत्म और आपका मैदानी क्षेत्र समझिए शुरू हो जाता है अटक से, ठीक है। उसके बाद अटक के बाद हम लोग देखते हैं यहीं पे एक आपका काबुल नदी आके मिलता है। इधर आपका हिंदकुश पर्वत है, उसके नीचे सुलेमान पर्वत है। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी नदियाँ मिलती है, कुर्रम, गोमल, झोब, ये सभी नदी आके मिलती है। लास्ट में ये जो है जाकर आपका अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बस इसमें ज़्यादा पूरा उलझना नहीं है। यहाँ से केवल ये मैप देख लीजिए, ये भारत में इंटर कर रही है तिब्बत से निकल कर, ठीक है ना। और नीचे आपका जास्कर नदी भी है, जास्कर श्रेणी से। फिर ये आपका अटक नामक स्थान से पर्वतीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा, फिर आपका मैदानी क्षेत्र में इंटर करेगा। फिर यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आके मिलेगी, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये यहाँ पे सिंधु का जो है वो सहायक नदियों की यहाँ चर्चा की गई है, कौन कौन इसकी सहायक नदियाँ हैं सो, ठीक है। इसके बारे में और भी बताया जा रहा है कि सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी का एक महाखंड यानी कि गॉर्ज का निर्माण गिलगिट के बुंजी नामक स्थान पर करती है, जो दुनिया का सबसे गहरा गोर्ज है। तो यहाँ सवाल उठता है कि
जो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख श्रेणी में, कहाँ पे, तो लद्दाख श्रेणी में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। और वो गॉर्ज का निर्माण करती है कहाँ पे, किस स्थान पे, तो आपका गिलगित के बुंजी नामक स्थान पे करती है एक गॉर्ज का निर्माण। गिलगित के बुंजी बुंजी नामक स्थान पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है, महाखड्ड का निर्माण करती है। और ये पूरे दुनिया का सबसे गहरा गॉर्ज है जो कि सिंधु नदी के द्वारा बनाया जा रहा है बुंजी नामक स्थान में, गिलगित के बुंजी नामक स्थान में महाखड्ड बनाया जा रहा है, यानी गॉर्ज बनाया जा रहा है। आगे देख लीजिए, पीओके इंडिया को पार करके अब पाकिस्तान में इंटर करेगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये आपका पीओके वाले रीजन से क्रॉस होता है और ये पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान में एक आपका अटक स्थान है, वहाँ से फिर ये मैदानी क्षेत्रों में इंटर करता है। इसके बाद देख लीजिए इंटर्स इन पाकिस्तान, तो ये दर्दिस्तान क्षेत्र चिल्लास से पाकिस्तान में इंटर करता है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम लोग देखें सिंधु नदी की, अगर हम लोग सहायक नदियों की बात करते हैं यानी कि इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, तो सभी हिमालय पर्वत से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि श्योक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी, हुबरा नदी, सिगार नदी, गास्टिंग नदी, द्रास नदी, ये सब। द्रास जो है वो पूरे मतलब इंडिया का सबसे मोस्ट कोल्ड प्लेस है, ठंडा वाला जगह है द्रास, और वहीं से द्रास नदी भी निकलती है। ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देख लीजिए, अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है और दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें आकर मिल जाती है और फिर यहाँ से ये मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती आगे, ठीक है ना। और काबुल नदी जो है वो आपका हिंदकुश पर्वत से निकलती है, काबुल नदी, ये सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अटक नामक स्थान से ये जो है वो आपका मैदानी क्षेत्रों में इंटर करती है, वहाँ पे आपका काबुल नदी भी मिलती है आकर। नोट में दिया हुआ यहाँ पे कि सिंधु नदी तंत्र में 3 पर्वतों से नदियाँ आकर यानी कि सहायक रूप में ट्रिब्यूटरी रूप में आकर मिलती है और सिंधु नदी में आकर मिलती है, जो कि इसकी सहायक नदियाँ कहलाती है। जैसे कि 3 गो नदी देख लीजिए, एक तो आपका हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जो कि सिंधु नदी की सहायक है, फिर एक है आपका सुलेमान श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ जो कि सिंधु नदी की सहायक है, और एक है आपका हिंदुकुश श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ जो कि सिंधु नदी की सहायक है। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हिमालय हो गया, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक है हिंदकुश पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, ये सिंधु नदी की सहायक है। एक आपका सुलेमान से निकलने वाली नदियाँ, ये भी सिंधु नदी की सहायक है। तो सिंधु नदी की सहायक जो है वो 3 पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ हैं, हिमालय पर्वत से, हिंदकुश पर्वत से और आपका सुलेमान पर्वत से। अब इसके बारे में डिटेल नहीं, मतलब इसका नाम दिया हुआ है कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि श्योक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी, नुब्रा नदी, सिगार नदी, गास्टिंग नदी, द्रास नदी। द्रास जो है पूरे भारत का सबसे ठंडा प्लेस है। सुलेमान जो श्रेणी है वहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो कि सिंधु नदी की सहायक है, जैसे कि खुर्रम नदी, तोची नदी, गोमल नदी, विबोवा नदी और संगर नदी। इसके अलावा हिंदकुश श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि काबुल नदी, ये हिंदकुश श्रेणी से निकलता है। इसके अलावा देख लीजिए, सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद जल प्राप्त करती है। तो सिंधु नदी जो है वो बहती जा रही है, बहती यहाँ पे ना पंचनद यानी कि 5 नदियों का भी जल इसमें आकर मिलती है। और हम लोग बात करते हैं ये कहाँ पे, तो ये आपका मिथनकोट नामक एक जगह है। मिथनकोट में ही सिंधु नदी में पंचनद नदियाँ की जो पानी है वो आकर इसमें मिल जाती है। तो पंचनद नामक पंजाब की 5 मुख्य नदियाँ हैं। तो पंचनद अगर बात करें तो ये आपका पंजाब की 5 मुख्य नदी है। कौन कौन? पहला है सतलज नदी, दूसरा है ब्यास नदी, तीसरा है रावी नदी, चौथा है चेनाब नदी और 5वां है झेलम नदी। अतः अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये कराची के पूर्व में एक अरब सागर है, तो अरब सागर में जाकर ये सिंधु नदी जाकर मिल जाती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। तो सिंधु नदी अगर भारत में बात करें तो ये आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में ही केवल बहता है, ठीक ना, और कहीं नहीं। तो जम्मू और कश्मीर में जो है वो आपका, लद्दाख में भी नहीं, जम्मू कश्मीर में जो है वो आपका सिंधु नदी बहता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। लद्दाख भी थोड़ा बहुत टच करता होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए,
तो अगर हम लोग पंचनद की बात करें तो पंचनद जो है वो आपका 5 नदियों वाला क्षेत्र है जो कि सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। पंचनद में आपका कौन कौन शामिल है, तो झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और आपका सतलज नदी। सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां हैं जिनके द्वारा अपवाहित क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। तो ये पंचनद है, यानी कि 5 नदियां हैं, इन्हीं के द्वारा जो है आपका पंजाब जो है पूरी तरीके से सिंचाई वाला क्षेत्र बनता है। ये देख लीजिए थोड़ा सा पंचनद का, यहाँ पे थोड़ा सा मैप दिया हुआ है आपका हल्का सा, तो पंचनद का थोड़ा सा मैप देख लीजिए आप, है ना। यहाँ पे पंचनद का मैप थोड़ा सा देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है, भारत में इंटर कर रही है आपका, ठीक है ना, चांगपा दर्रा से ना शायद, हाँ। तो ऊपर में ये सिंधु नदी हो गया, नीचे में सतलज नदी बह रही है। सतलज नदी भारत में इंटर करती है सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में, और इससे पहले ये सिंधु नदी के समानांतर ही बहती है। तो इसमें 5 वो नदियाँ हैं, देखिए कैसे कैसे, एक, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं ना, तो याद हो जाएगा, ठीक ठीक। ऐसे देख लीजिए, 1 2 3 4 और आपका 5, ये 5 वो नदियाँ हैं। कौन कौन है देख लीजिए, सबसे ऊपर में आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका पूरा जो है वो आपका, ये आपका पूरा जो है सिंधु नदी बह रही है। क्या बह रही है, तो सिंधु नदी बह रही है आपका पूरा, ये आपका सिंधु नदी बह रही है। इसके नीचे में 5 वो है पंचनद, क्या है, तो 5 वो है पंचनद, 1 2 3 4 और 5, 5 वो पंचनद है। ये आपका तो सिंधु नदी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंधु नदी के बाद देखिए 1 नंबर में आता है आपका झेलम नदी, फिर 2 नंबर में आता है आपका रावी नदी, 3 नंबर में आता है ब्यास नदी। तो झेलम, रावी, ब्यास, ये है आपका झेलम, ये है आपका रावी और ये है आपका ब्यास नदी। झेलम, रावी, ब्यास नदी, झेलम ऊपर में, उसके नीचे रावी नदी, उसके नीचे ब्यास नदी, ब्यास नदी। चौथा देख लीजिए तो आपका सतलज नदी आता है चौथा, चौथा क्या है, तो सतलज नदी है चौथा, चौथा क्या है, तो यह आपका सतलज, यानी कि एस से सतलज याद रख लीजिएगा। तो झेलम ऊपर में है, उसके नीचे रावी नदी, उसके नीचे ब्यास नदी, उसके नीचे सतलज नदी। और चिनाब नदी कहाँ पे है भैया, चिनाब नदी तो दिख ही नहीं रहा कहीं भाई, रुकिए ज़रा सा, ठीक है। मान लीजिए एक तो ये है आपका चिनाब नदी, चिनाब नदी ऊपर ही कहीं होगा, ऊपर नीचे में ही, सीरीज ऊपर नीचे हो गया है, याद रखिए थोड़ा सा केवल। तो ये सिंधु नदी है, उसके नीचे से देखिए सिंधु नदी के बाद 5 गो पंचनद है, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी। झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और चिनाब नदी, 5 गो नदी है, याद रख लीजिएगा, ये पंचनद कहलाता है, ठीक है। ये पाँचों एक तरह से ये ऐसे मिल जा रहे हैं यहाँ पे पाँचों, और इधर से ये आपका जो है सिंधु नदी बहिए रहा है, मिलिए रहा है अलग से, ये पाँचों, और ये यहाँ पे जाके एक प्लेस है मिलता है, इसका प्लेस का नाम है मिठन कोट, मिठन कोट नामक का स्थान है। तो एक तरह से ये, एक तरफ से ये आपका जो है सिंधु नदी इधर से बह रही है, तो एक तरफ से ये तो आपका सिंधु नदी आके इधर बह रही है, इधर से आपका जो है वो इसमें ये आपका पंचनद वाला, पंचनद यानी कि 5 नदियों वाला सभी मिलकर ये आपका इसमें जाकर सिंधु नदी में मिल जा रहा है, जो कि आपका मिथन कोट में जाकर मिलती है। इसके बाद सिंधु नदी यहाँ संयुक्त रूप से आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये जाकर अरब सागर में जाकर ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। पंचनद में 5 गो नदी है, झेलम नदी, झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। फिर सुनिए, झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, 5 गो नदी आता है पंचनद में, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये अच्छा लग रहा है ना। तो ये इस तरह से है और ये इस तरह से जाकर इसमें मिल जाती है, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका पांचों नदी वाला, पंचनद और ये वाला, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो समझ में आ गया था आपको, तो ये इस मैप को हमेशा याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहीं पे जो है, यहीं पे देखिएगा आप ना, तो नीचे में पाइएगा ना कि एक इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट लाया गया था, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। वो आपका जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है ना, वो आपका सतलज नदी में ही लाया गया है, ठीक है ना। सतलज नदी नीचे में देख लीजिए भाई, सबसे नीचे में सतलज नदी, ठीक है ना, ऐसे करके याद रखिएगा। सबसे ऊपर में है आपका, मान लीजिए ये है ऊपर में चिनाब नदी, उसके बाद है सतलज, के बाद नहीं चिनाब नदी है। अच्छा, ऐसे ही सीरीज ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, याद रख लीजिए। ऐसे ये है, मान लीजिए कि सतलज, ये है आपका, मान लीजिए कि ये झेलम नदी, ये है ब्यास नदी, ये है चिनाब नदी, ये है रावी नदी और ये है सतलज नदी। क्या दिक्कत है, पांचों सीरीज याद रख लीजिए ना, ऊपर नीचे भी होगा थोड़ा बहुत चलेगा। पांचों नदी हो गया। और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो भी इसी पंचनद वाला से ही इलाके से संबंधित है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे तो आपको ये इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डाटा। सिंधु नदी जल बंटवारा 2000 बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता हुआ था, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, जो कि 19/9/1960 में हुआ था, यानी कि 19 सितंबर को हुआ था। तो सिंधु नदी जल बंटवारा 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और अब जब आप देखे होंगे कि पुलवामा में, जब पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा बोल रहे मतलब कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ था ये टेररिस्ट के द्वारा, जिसमें धर्म पूछकर 26 लोगों को, हिंदुओं को मारा गया था। तो उसके बाद जो है आप देखते होंगे कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो आपका सिंधु नदी जल बंटवारा जो है इसको रोक दिया गया था, सिंधु नदी का पानी को रोक दिया गया था। तो यहाँ पे इसको अपडेट कीजिएगा आप, एकदम मस्ट है, आप इसको अपडेट कर लीजिएगा यहाँ से, इसमें क्या क्या नया पॉइंट जुड़े हैं। तो सिंधु नदी जल बंटवारा 1960 में हुआ था, 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इसमें बोला गया था कि तीन पश्चिमी नदियों का जो है 80% जल जो है वो पाकिस्तान, और 20% जो है जल वो भारत आएगा। और 3 गो जो पूर्ववर्ती नदी, 6 गो नदी था, तो बोला गया सिंधु नदी जल बंटवारा में बोला गया कि 3 गो जो पूर्ववर्ती नदी होगा, नहीं सॉरी 3 गो पश्चिमी नदी जो है, उस पश्चिमी नदी का पानी 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 20% पानी भारत को आएगा। और जो 3 गो पूर्वोत्तर नदियां हैं, पूर्वी नदियां हैं, इसका 80% पानी जो है वो मतलब कि भारत को मिलेगा और 20% पानी पाकिस्तान को मिलेगा। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी जल बंटवारा हुआ था 1960 में, 19 तारीख को हुआ था, 19 सितंबर 1960 को, यानी कि 19/9/1960 में हुआ था। इसमें बोला गया था 3 जो पश्चिमी नदियां हैं इसका 80% पानी पाकिस्तान को, 20% पानी भारत को मिलेगा। और 3 गो जो पूर्वी नदियां हैं इसका 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को मिलेगा। 3 गो पश्चिमी नदी कौन है, 3 गो पूर्वी नदी कौन है, वो देख लीजिए। तो सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। तो सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इसका 80% पानी पाकिस्तान को और 20% पानी भारत को जाएगा। और रावी, ब्यास और सतलज नदी, क्या बोले हम, रावी, ब्यास और सतलज नदी, इन तीनों नदी का पानी 80% भारत को जाएगा और 20% पाकिस्तान को जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा आप। तो इसमें याद रखिएगा 3 गो पूर्वी नदियां हैं और 3 गो पश्चिमी नदियां हैं। तो पश्चिमी नदियों में 80% हक पाकिस्तान को है, और 3 गो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियों में 80% हक भारत का है। और 3 गो पूर्वी नदियां कौन कौन है, तो रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज पूर्वी नदियां हैं। पश्चिमी नदियां कौन है, तो सिंधु, चिनाब और झेलम है, सिंधु, चिनाब और झेलम। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा यहाँ तक। तो और उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु नदी वाला ये जो समझौता हुआ था इसको रोक दिया गया था पानी सिंधु नदी का। तो ये भी आप कहानी समझिएगा, ठीक है। तो इस कहानी को समझिएगा आप, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, तो फिर यहाँ से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका सिंधु नदी के बारे में सारा कहानी दिया हुआ था इसमें। इसके बाद सिंधु नदी में इसी में हम लोग जो है वो अभी तक कौन कौन नदियों के बारे में पढ़े हैं तो देख लीजिए आप थोड़ा सा।
आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले जानें कि अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह तंत्र को प्रभावित करने के कारक कितने हैं। तो 6 तरह के कारक होते हैं। नदियाँ कितनी तरह की होती है, सदा नीरा नदियाँ, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, इसके अलावा मौसमी नदियाँ होती है। फिर जल ग्रहण क्षेत्र किसको कहते हैं, वाटर कैचमेंट एरिया किसको कहते हैं, अपवाह द्रोणी या फिर जल संभर यानी कि ड्रेनेज बेसिन, और आपका वाटर शेड क्या होता है इसके बारे में जानें। अपवाह प्रतिरूप जाने, जिसमें हम लोग डेंड्राइटिक पैटर्न, रेडिकल पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न इसके बारे में पढ़ें। रेडिकल को ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगल ये ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं, वो भी हम लोग जाने। इसके बाद आकार के आधार पर अपवाह द्रोणी का प्रकार, तो बृहद आकार की अपवाह द्रोणी, मध्यम आकार की अपवाह द्रोणी, लघु आकार की अपवाह द्रोणी, इनके बारे में जाने। उसके बाद जल विभाजक यानी कि वाटर डिवाइडर क्या होता है वो जाने। उच्च भूमि होता है जो कि जल को 2 भागों में बांटता है। भारत में हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट ये सभी है। फिर हम लोग मैप देखे कि कौन कौन बांटता है, वो हम लोग देखे। उसके बाद अलावा हम लोग फिर अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र और आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र स्टार्ट किए थे। पहले हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से गंगा अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में जाने थोड़ा बहुत। सिंधु नदी का उद्गम देखे, उसका मैपिंग देखे। फिर हम लोग चिनाब नदी का उद्गम देखे, सब कुछ जाने। फिर रावी नदी के बारे में पढ़े। फिर हम लोग ब्यास नदी के बारे में पढ़े। ब्यास नदी के बाद हम लोग सतलज नदी के बारे में पढ़े। सतलज नदी के बाद हम लोग मैप देखे कि सिंधु नदी का जो है कौन कौन सहायक नदियां हैं। फिर हम जाने कि सिंधु नदी के जो सहायक जो है पर्वत है, कौन कौन से पर्वत से निकलकर इसमें नदियां मिलती है। तो एक तो आपका हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां इसकी सहायक है। फिर आपका सुलेमान पर्वत से निकलने वाली नदियां इसकी सहायक है। फिर आपका हिंदकुश पर्वत से निकलने वाली नदियां इसकी सहायक है। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि सिंधु नदी दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। फिर आपका पाकिस्तान में ही एक उधर ही एक इलाका पड़ता है मिथनकोट, वहाँ पे मिथनकोट के पास जाकर ये पंचनद से जो नदियाँ आ रही है वो भी एक तरफ से आती है, एक तरफ से सिंधु नदी। तो एक तरफ से पंचनद की नदियाँ और एक तरफ से सिंधु, दोनों आकर मिथनकोट में मिल जाती है। उसके बाद सिंधु जो है वो संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है, दोनों मिलकर संयुक्त सिंधु रूप से सिंधु नदी के रूप में आगे बढ़ती है। पंचनद में 5 नदियों का जिक्र हम लोग देखते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन सभी के बारे में पढ़ें। फिर मैप में देखें कि ये पंचनद वाला क्षेत्र कहाँ पे है, ये आपका मिठानकोट हो गया, इसके बारे में जानें, ठीक ना। इसके बाद सिंधु नदी जल बंटवारा जो कि 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था, इसके बारे में सारा कहानी हम लोग देखे कि सिंधु नदी का जल बंटवारा क्या होता है। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2025 में भी इसमें कुछ चेंजेस हुआ था, वो चेंजेस को आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिएगा, वो भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग अब कल की क्लास में झेलम नदी, और फिर झेलम नदी के बाद झेलम नदी ना आप अभी देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि झेलम नदी ज़्यादा बड़ा नहीं है। झेलम नदी आप अगर अभी देख लेते हैं ना, तो कल हम लोग गंगा नदी तंत्र स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो झेलम नदी के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। झेलम नदी के बारे में देखिए कि झेलम नदी जो है यह सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के गिरिपाद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। तो झेलम नदी पीर पंजाल जो क्षेत्र है, पीर पंजाल के गिरिपाद यानी कि फुट हिल्स यानी कि नीचे में ही, पीर पंजाल श्रेणी के नीचे में ही आपका देखते हैं एक आपका झरना है। पीर पंजाल श्रेणी में एक झरना मिलता है जिसको बोलते हैं वेरीनाग झरना। तो वेरीनाग झरना से ही झेलम नदी का निर्माण होता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और उलर झील से बहते हुए एक तंग और गहरे महाखंड यानी गौर से गुजरती है और पाकिस्तान में झंग के निकट या चिनाब में जाकर मिल जाती है। सिंपल समझिए, झेलम नदी वो आपका पीर पंजाल श्रेणी के गिरिपाद से निकलती है। गिरिपाद मतलब कि फुट हिल्स पर्वत श्रेणियों में एक आपका झरना है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरीनाग झरना, वहीं से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी भारत में बहती है, निकलती है और ये सीधे जाकर फिर आपका पाकिस्तान में इंटर करती है और ये भारत में श्रीनगर और आपका उलर झील से होते हुए बहती है और एक आपका गौर से होकर भी गुजरती है और ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। झेलम नदी के बारे में देखिए, किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में ये आपका महान हिमालय दिया हुआ है, ठीक ना। ये आपका मध्य हिमालय दिया हुआ है, मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी है, ऐसे कर करके टोटल 11 को श्रेणी दिए हुए हैं मध्य हिमालय में। उसके ऊपर में ये महान हिमालय के ऊपर में ट्रांस हिमालय दिया हुआ है 4 को श्रेणी। पीर पंजाल नहीं मतलब कि ये जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ये सभी करके 4 को श्रेणी दिया हुआ है इसमें ट्रांस हिमालय में। फिर यहाँ देखिए
महान हिमालय के बाद आपका मध्य हिमालय आता है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी में एक झरना है आपका वेरीनाग झरना, और इसी वेरीनाग झरना से निकलता है ये ऐसे और इस तरह से बहता है। और यहाँ पे श्रीनगर में क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे आगे में उलर झील है, उलर झील से भी क्रॉस होते हुए सीधे चला जाता है ये पाकिस्तान में, ठीक ना। और पाकिस्तान में जाके इधर ये चिनाब नदी आ रहा है और इधर से ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाता है। और यह स्थान जहाँ पे ये मिलता है चिनाब नदी में उसको बोलते हैं झंग स्थान में मिलता है। फिर झंग स्थान में ये मिल जाएगा चिनाब नदी में। फिर ये आगे बढ़ेगा, इधर से सिंधु नदी आ रही है इधर से, और यहाँ पे मिठन कोट नामक स्थान है। यहाँ पे पंचनद और ये आपका सतलज नदी, पंचनद वाला नदी, और इधर से आपका सिंधु नदी आपस में आकर मिल जाती है। फिर दोनों संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है। नोट, पीओके में झेलम है। पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पे झेलम नदी के ऊपर ही कोहाला और आज़ाद पट्टन परियोजना जो है वो चलाया जा रहा है। तो पीओके में ही झेलम नदी के ऊपर ही कोहाला और आज़ाद पट्टन परियोजना चलाया जा रहा है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मैप के थ्रू आप याद रख लीजिएगा झेलम नदी के बारे में। तो ये आपका कहानी पूरा था झेलम नदी के बारे में। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बस इतना याद रख लीजिएगा। तो ये आपका जो है सिंधु अपवाह तंत्र जो था वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। सिंधु अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग गंगा अपवाह तंत्र देखेंगे, फिर हम लोग ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र देखेंगे। ये 3 अपवाह तंत्र देख लेंगे तो आपका जो है नदी वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शन था हिमालयी अपवाह तंत्र वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग प्रादीपीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसमें छोटी छोटी नदियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट केवल हम लोगों को जानना होगा, ज़्यादा डिटेल से नहीं, बस फैक्ट हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोगों का कहानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सिंधु अपवाह तंत्र पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और सिंधु अपवाह तंत्र में अब आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका सिंधु अपवाह तंत्र कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।